नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 4 जून की तारीख के इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 4 जून के चुनावी बिसात को बिछाने से पहले जो तैयारियां होती है, जो सियासत के विचार विमर्श होते हैं, जो राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से जो घमासान होता है, वो घमासान देश में अब शुरू हो चुका है। ईडी का खेल भी शुरू हो चुका है, लेकिन आज ईडी के खेल की बात आज नहीं करेंगे। आज चुनावी घमासान की चर्चा नहीं, बल्कि इस चुनावी घमासान के बहाने ही जो पार्टियों के पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भीतर जो खेल चल रही है, एक सियासी दल के भीतर जो खेल चल रही है, उस पूरे खेल की पहली कड़ी यानी ये कहे उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजनीति, और इस बीजेपी के राजनीति ने योगी आदित्यनाथ की संभावित भूमिकाओं के ऊपर बात करेंगे। क्या होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को? क्या 4 जून के बाद वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, या फिर वो 5 में ऐसे छत्रक हो जाएंगे जिनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में राजनीतिक रूप से निपटा दिया जाएगा? इन सब परिस्थितियों को एक एक करके आपके सामने आज बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए संदेह उत्पन्न हो रहा है योगी आदित्यनाथ के। आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सब जानता है, उनकी रणनीति को सब जान रहा है, उनके काम करने के तौर तरीके यानी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को सब जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूदा वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वह शीर्ष नेता, चाहे उनकी लोकप्रियता गिरी हो या फिर बरकरार हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनसे लोकप्रिय कोई चेहरा नहीं है। वर्तमान दौर में इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भारतीय जनता पार्टी की जगह ले चुके हैं। ये स्वीकार करने में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत है। और बीजेपी के भीतर जिस प्रकार से 4 छत्रक बारी बारी निपटा दिए गए, किनारे लगा दिए गए। पहले BS येदियुरप्पा, जिन्होंने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का पैर जमाया था, उनको निपटा दिया गया। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर वसुंधरा राजे, ये रमन सिंह, ये सब के सब 8 साल 10 साल 15 साल के मुख्यमंत्री रह चुके, इस सबको किनारे लगा दिया गया। पीएम मोदी से कम प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते थे उन नरेंद्र मोदी से 2014 में दिल्ली आए थे, लेकिन ये 4 के 4 आला कमान की आंख में इसलिए खटक रहे थे क्योंकि इन चारों की हैसियत जो है, इन चारों का काम करने का तौर तरीका, इन चारों की लोकप्रियता, इन चारों के जनाधार और इन चारों के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक बड़े हिस्से के अंदर स्वीकार्यता कम से कम इतनी जरूर थी कि इनको सत्ता के भीतर रहते हुए बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। क्या इन चारों के बाद अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? उत्तर प्रदेश में हालात बहुत कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहे हैं, और हालात इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी के चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड समिति, जिसकी भी बैठक हो रही है, कैंडिडेट का सिलेक्शन जहां किया जा रहा है और चुनाव जिस प्रकार से लड़ने की तैयारी की जा रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ की इतनी बातें चल रही है वो सबके सामने। प्रशासनिक रूप से योगी आदित्यनाथ को किस प्रकार से पंगु बनाने की पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी है, वो भी सबके सामने है। यानी ये कहे कि धीरे धीरे करके पंख कतरने की शुरुआत है योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी के राजनीति के संदर्भ में समझने के लिए एक बात को जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किन हालातों में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब जाकर के ये बात आसानी में समझ आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी की अगर तीसरी ताजपोशी हुई केंद्र में, तो योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 2017 का वो दौर जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष थे उस दौर में, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे 2017 में, और 3/4 से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर हासिल किया। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, और उस समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन था, और उत्तर प्रदेश को यह साथ पसंद है का नारा भी लगना शुरू हो गया था। भले ही बाद में वो गठबंधन कितना कारगर रहा वो इतिहास का विषय बन गया, लेकिन वर्तमान यही था उस चुनाव का, उस समय उस चुनाव में नतीजे का उस समय की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 3/4 से ज्यादा बहुमत लाई थी। प्रदेश अध्यक्ष
केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था। सीएम का चेहरा वो घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जनता के बीच एक उम्मीद थी कि अघोषित रूप से ही केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सीएम कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। पिछड़े वर्ग से आते थे, पिछड़े वर्ग से प्रभुत्वशाली मौर्य समाज से आ रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया। आखिर क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे बड़े ओबीसी क्षेत्र खोने का नरेंद्र मोदी का दावा जो है पार्टी के भीतर ही कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, और पार्टी के भीतर से ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकतवर हो सकता था, जिस प्रकार से एक दौर में कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उनके समय में हुए थे, उन्हें उनके दौर में हुए थे। लेकिन वहीं पे नरेंद्र मोदी इस खतरे को भाप रहे थे, इस राजनीतिक खतरे को जान रहे थे, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। आखिर मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ को चुनाव कैसे किया गया, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य को तो मुख्यमंत्री के लिए यूपी में नहीं चुना गया, मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। लेकिन मनोज सिन्हा, पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका जातीय समीकरण काफी मजबूत नहीं है, काफी बेहद कम जनसंख्या वाले समुदाय से, मंडल पॉलिटिक्स वाले स्टेट में वो ताल्लुक रखते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में उस लिहाज से नरेंद्र मोदी को मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वो मंडल पॉलिटिक्स के दायरे में यदि नहीं आते थे, लिहाजा मनोज सिन्हा को भेजने का फैसला करीब करीब तय कर लिया गया था। लेकिन वहीं पे मनोज सिन्हा नहीं गए। राजनाथ सिंह और संघ से जुड़े उस समय के बड़े पदाधिकारी, बड़े अधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने वीटो कथित तौर पर लगाया, तब जाकर के मनोज सिन्हा का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चाहने के बावजूद भी तय नहीं हो पाया। तब नाम आया सामने योगी आदित्यनाथ की। जी हां, इसके पीछे मकसद क्या था कि राजनीतिक मकसद एक था कि चुनावी हिंदुत्व की विरासत को एक भगवा चोले में, एक संत समाज से आने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सामने लाया जाए, जिसको नरेंद्र मोदी के आगामी लोकसभा चुनाव में आगे उनकी बढ़त को बरकरार रखा जा सके। वहीं दूसरा मकसद क्या, उत्तर भारत की प्रभावशाली ठाकुर राजनीति के भीतर, ठाकुर पॉलिटिक्स के भीतर, यानी राजपूत पॉलिटिक्स के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर राजनाथ सिंह जो बढ़त बना रखी थी, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। ये दोनों प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद के लिए 2017 में चुनाव किया गया। योगी आदित्यनाथ आए, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो काम करने का तरीका, उसमें रबर स्टाम्प उनको नहीं बनाया जा सकता था। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि योगी आदित्यनाथ भूपेन्द्र पटेल या भजनलाल शर्मा या फिर विष्णुदेव साय या मनोहर लाल खट्टर या फिर मोहन यादव हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उसी प्रकार से सत्ता का संचालन करेंगे, करने की कोशिश हमेशा करते रहे, यूं कहे कि करते ही रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक गुजरात की सत्ता का संचालन किया था, आला कमान का मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ उस मजबूती से नहीं खड़ा है जिस मजबूती से नरेंद्र मोदी के पीछे। आखिर संघ के खड़ा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी और संघ की दूरियां बढ़ी, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका इतनी मजबूत कर रखी थी, कॉर्पोरेट लॉबी उनके पक्ष में इस प्रकार से खड़ी थी कि पोस्ट प्रमोद महाजन, यानी प्रमोद महाजन के अवसान के बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक तो केंद्र की सत्ता उनकी चली गई, वहीं दूसरा आर्थिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की निर्भरता जो थी, उस निर्भरता के लिए गुजरात के भीतर मुख्यमंत्री को न छेड़ा जाना, एक ऐसे मुख्यमंत्री को न छेड़ा जाना जो गुजरात के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक इंतजामात में भी तुरुक का इक्का हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी के सर्वाइवल का कारण रहा, पॉलिटिकल सर्वाइवल का। लेकिन वहीं पे योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होता है, योगी आदित्यनाथ चुनावी हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में स्थापित करने की कोशिश जरूर उनको उत्तर प्रदेश में की गई, लेकिन वो हिंदुत्व कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के नजर में एक ठाकुरवाद, जी हाँ, एक राजपूतवाद के रूप में सामने आने लगा। और उस हिंदुत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इस तरह से उनकी छवि को बनने या बनाने की या गढ़ने की कवायद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक तरफ तो वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं, अमित शाह के लिए कथित तौर पर चुनौती बन गए हैं, भाजपा के बीजेपी के भावी उत्तराधिकार के फैसले में उस परिस्थिति के भीतर अमित शाह के सामने जो दो प्रतिद्वंदी हो सकते थे, एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र फडणवीस करीब करीब राजनीतिक रूप से निपटाए जा चुके हैं महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 के उत्तर प्रदेश के कास्ट पॉलिटिक्स, उत्तर भारत के कास्ट पॉलिटिक्स, जाति की राजनीति,
उस राजनीति मजबूरी के तहत उत्तर प्रदेश में 4 जून तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना करके रखना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए एक अनिवार्यता सा रह गई, क्योंकि बीजेपी 4 जून तक योगी आदित्यनाथ को नहीं छेड़ सकते, लेकिन पर कतरने की कवायद अपने स्तर पर जरूर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का राजनीतिक का घोड़ा उनका सरपट लखनऊ से दौड़ता हुआ दिल्ली तक जरूर पहुंच जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह बिल्कुल भी नहीं चाहते। और जब वो ये ऐसा नहीं चाहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पर कतरने की पंख कतरने की कोशिशें होंगी। विधानसभा चुनाव के बाद उनको जब सत्ता दोबारा सौंपी गई 2022 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, सत्ता नहीं सौंपी जाती तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावनाओं के ऊपर उस परिस्थिति में ज्यादा गहरा धक्का पड़ सकता था, जिस परिस्थितियों के भीतर चुनाव हारने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन केवल 5 या 5.5% के आसपास बीजेपी से कम था। 37% वोटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन करीब करीब पहुंच ही गया था। तो इन हालातों में योगी आदित्यनाथ को कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 तक न छेड़छाड़ करने की फैसला किया गया। लेकिन जरा प्रशासनिक हालात को अगर समझे, उत्तर प्रदेश के भीतर दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसा लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है, और दिल्ली से भेजे गए थे, रिटायरमेंट के 2 महीने पहले भेजे गए थे, यानी वह दिल्ली दरबार के व्यक्ति है, योगी आदित्यनाथ के आदमी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं उनको दिल्ली दरबार के उनको मंजूरी नहीं दे रहा। योगी आदित्यनाथ जिनको डीजीपी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको दिल्ली दरबार मंजूरी ही नहीं दे रहा। वरना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस भारत देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हो उत्तर प्रदेश, उस राज्य के भीतर करीब 2-2.5 सालों से कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर कोई परमानेंट चीफ सेक्रेटरी नहीं है। 2 महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश के भीतर, पुलिस महकमे का सूबे का मुखिया और राज्य की प्रशासनिक महकमे का सूबे का मुखिया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों एडहॉक बेसिस पे है। एक कार्यवाहक को सेवा विस्तार, एक रिटायर्ड हो चुके को सेवा विस्तार मिल रहा है। आखिरकार वही दूसरी ओर कार्यवाहक डीजीपी लगातार बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि वहां पर भी दिल्ली दरबार से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। जो नाम योगी आदित्यनाथ भेजते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं वीटो लग जाता है। लिहाजा कार्यवाहक से उत्तर प्रदेश में काम चलाया जा रहा है। प्रशासनिक मुद्दा है, जिनको प्रशासन की समझ है उनको इस बात का पता है कि किस प्रकार से एक मामले में डीओपीटी की चीफ सेक्रेटरी के मामले में वहां से जो पैनल जाता है उसमें 3 नामों का विचार दिया जाता है। एक फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसमें से आप चुन लीजिए, और एक में यूपीएससी की भूमिका होती है। इन दोनों भूमिकाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के भीतर दिल्ली दरबार में जो हालत है और लखनऊ में जो हालत है, काम चल रहा है कहीं रिटायर्ड से तो फिर कहीं पे कार्यवाहक से। ये प्रशासनिक मसला उत्तर प्रदेश के भीतर। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना हो, योगी आदित्यनाथ ने अंत तक जितना रोक सकते थे रोका। अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री के बेहद दुलारे ब्लू व्हाइट कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, उनको मंत्री बनाना हो, लंबे समय तक रोका। और कहा तो यहां तक जाता है कि दिल्ली दरबार चाहता था कि अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय और यूपी में एक और मंत्रालय सौंप दिया जाए, डीएमएसपी के पूरा मामला उनके हाथों में चला जाए। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब जाकर के क्योंकि प्रशासनिक मामले पर योगी आदित्यनाथ की पकड़ ढीली करने के लिए दिल्ली ने पूरी तैयारी अपनी कर रखी है, इसी दौरान राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने की कवायद अब आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। मामला बीके सिंह का नहीं, गाजियाबाद के सीट 2 बार के सांसद, पूरी उत्तर प्रदेश में संभवतः सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद, उनका टिकट कट जाता है। टिकट कटने से पहले केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक के लिए जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे तो अंदर खाने की बातें को अगर समझे माने तो बीजेपी के अंत तक जो खबर रखने वाले लोगों की बात पर अगर भरोसा करे तो वीके सिंह को बचाने के लिए, उनका टिकट बचाने के लिए बहुत तगड़ी लॉबिंग की गई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसके बावजूद भी वीके सिंह का टिकट काट दिया गया दिल्ली के द्वारा। उससे आगे बढ़ करके अगर देखने की प्रयास करें, जो लोग पूर्वांचल की राजनीति, गोरखपुर इलाके की राजनीति को समझते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात को मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री है, इन दोनों की इक्वेशन किस स्तर पे है। दोनों एक दूसरे को रत्ती भर भी नहीं सुहाते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर इलाके के दौरे पे जाते हैं तो पंकज चौधरी के घर पे जाते हैं
आप इस बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति किस दिशा में है। और जिस दौर में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में एक विचार विमर्श ऐसा भी हुआ कि क्यों ना लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही पंकज चौधरी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान को सौंप दिया जाए और योगी आदित्यनाथ को मुक्ति दे दी जाए, क्योंकि कुर्मी पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी यूपी और दूसरे राज्य में साधना चाहती है। लेकिन उसके खतरे दूसरे थे। खतरा ऐसा था कि फिर राजपूत पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हाथ धोना पड़ता उत्तर प्रदेश के भीतर। राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ यूपी और यूपी के बाहर भी जा सकते थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उस प्लान को त्यागा और नीतीश कुमार को मान मनोबल करके वापस लाने की कवायद में पूरी ताकत बिहार में झोंक दी, ताकि कुर्मी पॉलिटिक्स को भी बिहार और बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश तक साधा जा सके। तो पंकज चौधरी का मामला हो, ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर अजय मिश्रा टेनी का मामला देख लीजिए। इसी प्रकार से रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं, भोजपुरी हीरो एक्टर का, मतलब योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते, ऐसा बीजेपी के भीतर बातें चलते, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सीट पर, जहां से खुद 5 बार सांसद रहे, गोरखपुर की सीट, वहां से भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता, जी हां, और रिमोट से लहंगा उठाने जैसे अश्लील गाने गाने वाले, अश्लील गानों पर थिरकने नाचने वाले रवि किशन को टिकट दिया गया गोरखपुर से। रवि किशन को टिकट तो दे दिया गया, पंकज चौधरी को भी टिकट दे दिया गया, लेकिन उस इलाके के भीतर करीब करीब उसके ऊपर अब तक टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, जहां पर, और इसलिए भी नहीं हुआ है वहां क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नामों को स्वीकृति दी जाए, उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को मैदान में उत्तर प्रदेश में उतारा जाए या फिर नहीं उतारा जाए, इसको लेकर के अभी निर्णय नहीं किया गया है। योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा उम्मीदवारों को उतारने का मतलब उत्तर प्रदेश के भीतर होगा कि दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा 272 के नीचे भारतीय जनता पार्टी का अगर फंसा तो योगी आदित्यनाथ समर्थन सांसद की भूमिका नरेंद्र मोदी के लिए एक सांसद महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या अभी से उनको ऐसा मौका दिया जाए, और जब उनके समर्थक सांसदों की दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, फिर 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने की जो बीजेपी की जो कथित कवायद जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे उस कवायद से भी पीछे हटना पड़ सकता है। तो ये पूरा रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है। योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका, लगातार आनंदीबेन पटेल जो नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री बनी थी गुजरात की, नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी कही जाती थी, विश्वास पात्र मानी जाती है, लगातार वही उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बन करके दूसरे राज्य के भीतर राज्यपाल लगातार बदल रहे हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल लगातार है। क्यों है इसका मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं, ताकि लखनऊ उत्तर प्रदेश और लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ऊपर दिल्ली के कंट्रोल को ढीला न होने दिया जाए और योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल को एक बार फिर से ताकतवर रूप से सामने न आने दिया जाए। ये कवायद, एक और आनंदीबेन पटेल की तैनाती, दूसरी ओर अरविंद शर्मा के लखनऊ में मौजूदगी, तीसरी ओर दुर्गा शंकर मिश्रा के रूप में नई दिल्ली के आदमी की रिटायरमेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी के पद पर सेवा विस्तार के माध्यम से मौजूदगी, और चौथी की योगी आदित्यनाथ के करीबियों का टिकट काटने की पूरी कवायद, ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान वर्तमान समय में काफी गंभीर है। इतना गंभीर है कि लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद, महीनों के बाद तो छोड़िए आप, हफ्ते 2 हफ्ते में कितने दिनों तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उत्तर प्रदेश में सलामत रहेगी, इस बात को लेकर के अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठने शुरू हो गए। खैर, आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, वहीं पे एक दूसरी थ्योरी भी चलती है, क्या योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ आसानी से होने देंगे क्या? जिस दौर में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर शक के निगाहों से देखना शुरू कर चुके थे, यानी 2008-9 का दौर था। उस दौर के गुजरात से आने वाले लोकसभा सीटों को अगर देखें, 2009 का ही साल था, 26 सीटें नरेंद्र मोदी अपने लिए मेहनत करके लाया गुजरात से, 2 बार से ला रहे हैं। क्या हुआ था 2009 के भीतर? आर्थिक रूप से भी कहा जाता है कि शायद उतनी मदद नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं पहुंचा पाए। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भी गुजरात के भीतर 26 में से 11 सीट कांग्रेस ले गई थी। खैर, आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है देखना बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।